यहां से शुरू करते हैं। सीधी बात है कि भाई साहब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा, अनाज नहीं उगेगा तो तुम खाओगे, ठीक है, और खाओगे नहीं तो सरवाइव कैसे करोगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी रीजन में हमेशा ये होगी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, हाई होना, ठीक। फिर बात करते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। पढ़ा होगा अगर तुम लोगों ने, ठीक है, कि बिफोर आयरन एवोल्यूशन, ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी वो उसके लिए लकड़ी के हल यूज होते थे। अब जब लकड़ी के हल यूज होंगे तो जो डिगिंग है, मतलब जो प्लॉइंग है, ठीक है, वो जो डेप्थ है वो बहुत ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है तो जो बाकी किंग्स हैं, क्वींस हैं, या जो सेगमेंट्स हैं वो कहीं एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो टोटली क्या हो जाएगी, ट्राइबल सोसाइटी जैसा एग्जिस्टेंस होगा। 1000 बीसी में आयरन एवोल्यूशन होने के बाद क्या होगा कि फेज्ड मैनर में क्या होगा कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तब हम क्या देखेंगे कि सीता जी के जो पिताजी थे, ठीक है, राजा जनक, उनका एक सिग्निफिकेंस आता है कि वो जब जो इनॉग्रल होता है ना, जैसे बारिश हुई, ठीक है, तो पहली बार जो हल चलाया जाता है खेत में, तो पहली बार जो है जो राजा वहां का होगा उस एरिया का, वो हल चलाता है, ठीक है। तो तुम सोचो कि ट्राइबल सोसाइटी जहां पर एग्रीकल्चर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। इंपॉर्टेंस क्यों नहीं था? क्योंकि वुडन प्लाव था, ठीक है, प्रोडक्टिविटी लो थी, बाकी सारी चीजें। आयरन के बाद क्या हुआ कि प्लाइंग बढ़ गई, आयरन प्लाव्स हमको मिलने लगे, तो सिर्फ एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं, एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी एग्रीकल्चर का दिखने लगा कि राजा जनक क्या कर रहे हैं, खेत में हल चला रहे हैं, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है कि सिर्फ ट्राइबल सोसाइटी से अब किंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक, जैसे होता है ना, सफाई अभियान चल रहा है तो मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है, एक सिंबॉलिक प्रेजेंस देने की कि देश का प्रधानमंत्री अगर झाड़ू लगा सकता है तो तुम भी लगा सकते हो सफाई रखने के लिए। उसी तरह जब एक राजा हल चलाकर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर अपने स्टेट को कंट्रीब्यूट कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। तो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर एंशिएंट टाइम में आयरन एवोल्यूशन के बाद हमको देखने मिलता है एग्रीकल्चर, ठीक है। अब उसके बाद मिडीवल और बाकी सारे सेगमेंट्स में हर जगह इंपॉर्टेंस दिखाई गई है एग्रीकल्चर की, कि जिस एक फेज देखना, कभी भी मैंने तुम लोगों को एक चीज ये भी बताई होगी कि जहां जहां इकोनॉमी पावरफुल होगी, ठीक है, वहां वहां सोसाइटी प्लस जो पॉलिटी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी, ठीक है। रीजन बीइंग कि जब एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर जब सरप्लस होगा तो बाकी जो लोग हैं वो दूसरे सेक्टर्स में काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सर्विस सेक्टर हो गया। तो जब इन सब चीजों से पैसा आने लगेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग से, तो ऑटोमेटिकली तुम उसको पॉलिटी या अपनी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में यूज कर सकोगे। तो फिर हमको देखने कॉन्सेप्ट मिल जाए चक्रवर्ती सम्राट अशोक। अब चक्रवर्ती सम्राट अशोक क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन कई किंग्स ऐसे हैं जहां एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिग्रेड हो रही है, मार्केट सिस्टम प्रिवेल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। खिलजी जैसे ही आता है, ठीक है, तो अलाउद्दीन का मार्केट सिस्टम बहुत ज्यादा फेमस है। भाई उसको पता है ना कि मार्केट को मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करूंगा तो चीजें बैलेंस नहीं होंगी, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम से ये कनेक्शन चला हुआ है। हम आजाद हो गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स के बाद। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की क्या कहानी होती है? अब तुम आजाद हुए, तुम्हारे पास एक अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है जिसको तुमको फीड कराना है, और जिसमें से मोर देन 70% या 80% हम कहें जो आप पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से। एग्रीकल्चर खत्म कर दिया था ना, कई बार सूखे पड़े, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, ये सारी चीजों होने के कारण क्या हुआ कि जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। जो इंडिया सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के कारण, क्योंकि फ्लरिश बहुत ज्यादा करता था, फर्टिलिटी हर थी, हर तरह का सॉइल मिल जाता, हर तरह के क्रॉप्स मिल जाते। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस ये सारी चीजें डिग्रेड हो गई, ठीक है। तो हुआ क्या कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में खाने की भी समस्या होने लगी।
ठीक है। हमारा एग्रीमेंट हुआ किसके साथ? यूएसए के साथ, PL 480 इसके तहत यूएस क्या करता था, जो कुछ सरप्लस सप्लाईज थी ग्रेन्स की, फूड ग्रेन्स की, वो इंडिया को सप्लाई करता था। लेकिन आप कब तक किसी चीज पे डिपेंडेंट रहो, ठीक है, कब तक आप इंपोर्ट के भरोसे रहोगे ना। आपको जैसे अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अपन देखें तो कई सारी चीजों में हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग ला रहे हैं, ठीक है, चाहे बायोफ्यूल्स के केस में हो, कब तक आप इंपोर्ट डिपेंडेंट रहोगे ना। जैसे जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट रहोगे कहीं ना कहीं तुम्हारी ट्रेजरी पे इशू होगा। और पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर 1947 की अगर अपन बात करें तो वैसे ही ट्रेजरी खाली थी, वैसे ही खाली था खजाना, ठीक है। कब तक आप इंपोर्ट कर सकते हो या कब तक किसी के भरोसे रह सकते हो सप्लाई करने, ठीक है। क्या हुआ, यहां तो कहानी चल गई। तो मेक्सिको बेस्ड साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स डेवलप किए, जो मेक्सिको बेस्ड साइंटिस्ट थे। मतलब क्या हो रहा था, अभी क्या है, जंगली टाइप के क्रॉप्स थे या ऐसे क्रॉप्स या सीड्स थे जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर के थ्रू या अलग अलग मीन्स के थ्रू क्या किया, जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया कि हाई यील्डिंग वेराइटी, मतलब आप कम अनाज डालो और ज्यादा प्रोडक्टिविटी पाओ, ठीक है। मतलब 100 ग्राम डाला तो 1 क्विंटल, इस टाइप की कहानी कुछ फ्लक्चुएट होने लगी। फिर इंडिया ने क्या किया कि यार इंडिया में इसका काम दिया गया MS स्वामीनाथन को, जिनको अभी भारत रत्न दिया गया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर वर्ल्ड में जो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को। इंडिया में क्रेडिट किसको जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन, जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जाता है उसको किसको जाता है? MS स्वामीनाथन को। इनका कोलैबोरेशन हुआ किसके? नॉर्मन ई बोरलॉग के साथ। हमने वहां से सीड्स लिए, उसको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है उसकी सारी बातें हुई, और फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन फेज चालू किया। वो अलग कहानी, ठीक है, पूरी की कैसे हम सरप्लस हुए। तो अब जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैं उसका कुछ अलग क्राइटेरिया है, उसकी कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स है कि उसमें क्या होना है, रेगुलर वाटर चाहिए, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज मींस होना चाहिए, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सारी चीजें सप्लाई होना चाहिए, तब कहीं जाकर वो प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ऐसे कौन से रीजन थे सिलेक्ट हुआ? पहले कहा कि यूपी में करते हैं, ठीक है, तो यूपी में हुआ तो कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए, तो यूपी से ट्रांसफर किस तरफ हो गया? पंजाब वाले बेल्ट तरफ। पंजाब वाले के जो फार्मर्स है उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट यूज किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम ऑलरेडी सरप्लस, तो आने वाले कुछ ही सालों में हम क्या हुआ कि सरप्लस हो गए व्हीट प्रोडक्शन में, ठीक है। क्या हुआ, जहां पर हमारे पास खाने की दिक्कत थी अब हम वहां पे सरप्लस हो गए। कुछ सालों में ही ये सारी चीजें फ्लक्चुएट क्यों हो गई? क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन की यहाँ बात हो गई। अब और डिटेल में इसकी बात करते हैं, ठीक है। सब लिखेंगे? हाँ सब लिखेंगे अपन, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, ठीक है, सब कुछ। अभी तो ऊपर से फैक्टर्स की अपन बात कर लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉपुलेशन की, ठीक है। भाई साहब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, चीजें बड़ी, पॉपुलेशन भी राइज करेगी, इसलिए हम देखते हैं कि गंगा यमुना बेल्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है? वाटर अवेलेबिलिटी है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फ्लरिश है, ठीक है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अब तो 140 करोड़ है, तो इस पॉपुलेशन को सपोर्ट करना एग्रीकल्चर नीड से बहुत बड़ा एक चैलेंज है, ठीक है। सॉइल्स की बात करें तो सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब हम क्या हो रहा है कि सॉइल की फर्टिलिटी डिग्रेड हो रही है, ठीक है। क्यों हो रही है? एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल मिलता है पंजाब में, जहां पे फर्टिलिटी लूज कर रही है, और भी सारे इश्यूज है, ग्राउंड वाटर लेवल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, ये सारे फैक्टर है। उसके बाद इरिगेशन सेम, कि भाई साहब हुआ क्या कि हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स आए, उसको रेगुलर इंटरवल पे पानी चाहिए, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, पंजाब और सारे। तो यहां पर जो कंटामिनेशन है वाटर में वो ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है, इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा हमको दिखने लगी, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स, डिवीजन हो गया लैंड का, ठीक है, किस तरीके से पहले होता था ना कि किसी व्यक्ति के पास 500 एकड़ ही है, ठीक है, एक लिमिट एनफोर्स की गई कि इससे ज्यादा लैंड एक पर्सन के पास नहीं होगा,
ठीक है, डिवीजन ऑफ लैंड हो गया, ताकि सबको मिल सके। अब किसी एक व्यक्ति के पास होगा तो वो अपने हिसाब से चीजों को फॉर्मुलेट करेगा, लेकिन सबके पास एक थोड़ा थोड़ा लैंड होगा तो कहीं ना कहीं जो भूदान आंदोलन होता है कि भाई अपना अपना लैंड थोड़ा थोड़ा डोनेट कर दें, ठीक है, आचार विनोबा भावे वाला, वो सारी चीजें और सेगमेंट्स लगा के जो लैंड रिफॉर्म एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया वो, ठीक है। इंडियन कंटेक्स्ट में बात की जाए टेक्नोलॉजी की तो बहुत ज्यादा पीछे थे, ठीक है, इतनी ज्यादा मशीन इक्विपमेंट्स नहीं है अभी भी कई जगह पे सेगमेंट्स में। पंजाब हरियाणा या वेस्टर्न यूपी की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इक्विप्ड है, ठीक है। ईस्टर्न यूपी की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर उतने ज्यादा जो फार्मर्स है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड नहीं है तो प्रोडक्टिविटी पे ऑब्वियसली असर आ रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये सारी चीजें डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिक कैरेक्टर है, ठीक है, जो सीड का वो कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहा है, ठीक है। न्यूट्रिशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके कारण अब हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग कंटेंट्स हैं, जैसे राइस में आयरन है, ठीक है, इस टाइप की चीजें, केराटिन है, ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इंडियंस में वैसे भी कई सारे न्यूट्रिशंस की क्या है, डेफिशिएंसी, ठीक है। क्यों डेफिशिएंसी? क्योंकि हमारे क्रॉप्स तो है, प्रोडक्टिविटी तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन वैल्यूज में लैक कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो राइस को लेकर हो, चाहे वो व्हीट को लेकर हो, बाकी सारी चीजों की आयरन कंटेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें बैलेंस होना चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू है। न्यूट्रिशन पखवाड़ा और ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही है आंगनवाड़ी लेवल पे, प्रेग्नेंट वुमेन को फोर्टिफाइड फूड्स देना, ठीक है, और मिलेट्स देना, ये सारी चीजें क्यों दे रहे हैं, ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, ठीक है, फूड की जो बॉडी इनटेक है न्यूट्रिशन की, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मिल सके, ठीक है। दो तरह के क्रॉप्स हो जाएंगे, एक कैश क्रॉप्स, एक हो जाएगा फूड क्रॉप्स, ठीक है। ऑब्वियसली फूड कंजम्पशन के लिए कैश क्रॉप, जिसको आप तुरंत मार्केट में ले जाओ और वो सेल हो जाए, ठीक है। प्रोडक्टिविटी की हमने बात की, प्रोडक्टिविटी लो है कंपैरेटिव, अगर हम देखा जाए वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज या यूएसए की बात करें तो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो अभी भी कंपैरेटिवली लो है, ठीक है। लो होने के कई सारे रीजन है, इरिगेशन फैसिलिटीज ना प्रोवाइड होना, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना होना, साइंटिफिक नॉलेज ना होना एग्रीकल्चर की, ठीक है। अब फार्मर्स हैं कम पढ़े लिखे हैं, उनको थोड़ी ये सारी चीजें अपडेट, ये सारी चीजें रेगुलर इंटरवल पे आनी चाहिए। सॉइल फर्टिलिटी का चेक होना, लैब्स बने हुए हैं, उसका कहीं ना कहीं क्रॉस चेक, ठीक है। एमएसपी की बात की जाए तो गवर्नमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट कुछ क्रॉप्स के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड करती है कि आप इससे कम में नहीं बेच सकते। जो प्रेजेंट इश्यूज है वो भी एमएसपी को लेकर है कि वो कह रहे हैं कि हमको 23 क्रॉप्स जो है उसमें एमएसपी पूरी तरह से चाहिए। उसके भी प्रोज एंड कॉन्स है कि एमएसपी देने पे जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है या इंडियन इकोनॉमी है उस पर कितना ज्यादा बोझ आता है, ठीक है। हर चीज के लिए एमएसपी हो जाएगी तो प्राइस फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी फ्लक्चुएशन हो सकता है, ठीक है। जीएम क्रॉप्स की बात करें, ये भी प्रोडक्टिविटी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, बीटी ब्रिंजल तो मैं बीटी कॉटन हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें कि जेनेटिकली मॉडिफाई कर देना, जीन मॉडिफाई करने का किसी सीड का, ताकि कुछ ऐसे जीन्स उसमें डाल देना ताकि प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ जाए, ठीक है, विदाउट हार्मिंग दी